सृष्टि, चूँकि इस वक्त लगातार जो हमारा ये मंच है इंडिया न्यूज़ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल का, लगातार हम यहाँ पर मैदानी इलाकों से लेके पहाड़ी राज्यों तक हम चर्चा कर रहे हैं, सवाल हो रहे हैं, जवाब हो रहे हैं। और इस वक्त मंच पर मेरे साथ सतनाम सिंह संधू जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका इस मंच पे। और हमारा आज समाज आज अपना प्राउडली 20वां जो सालगिरह है वो सेलिब्रेट कर रहा है, उसे लेकर आप क्या कहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं पंजाबी में बताऊं? जी बिल्कुल सर। पंजाबी च कहते हैं कि 20 पुज गई। आज 20 पुज गई है। आपने 20 साल पूरे किए हैं, कंग्रेचुलेशंस। और मुझे एक बताइए कि मैं भी देख रहा था कि इतना बड़ा मीडिया हाउस है आपका, और ये कौन सा लोगो बाहर रखना है, कौन सा अंदर रखना है, क्योंकि चारों तरफ आप ही आप हो। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत खुशी हो रही है कार्तिकेय जी के इस प्लेटफॉर्म पे आके। बिल्कुल सर, और आपने लोगों का जिक्र किया तो बस हम ही हम हैं सर, और अखबारों में भी हम ही छाए हुए हैं। आज समाज लगातार समाज को आईना दिखाने का काम कर रहा है, पक्ष निष्पक्ष सब कुछ निडरता के साथ दिखा रहा है। चूंकि अब सवालों की भी शुरुआत करते हैं, आप इस वक्त मंच पे हैं, तो सबसे पहले सर मैं आपसे पंजाब को लेकर ही जानना चाहूँगी, पंजाब की राजनीति और विकास को लेकर मैं जानना चाहूँगी। चूंकि इस वक्त हम पंजाब में देख रहे हैं संवाद कम है और टकराव बहुत ज़्यादा है राजनीतिक पार्टियों में। पहले ये होता था कि मतभेद है लेकिन मनभेद नहीं होता था, अब हमें वो दोनों ही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। देखिए, अग्रेशन तो पंजाबियों के नेचर में है, बाय डिफ़ॉल्ट है, हमारे समाज का हिस्सा है। लेकिन जो आप ठीक कह रहे हैं कि थोड़ी टॉलरेंस कम हुई है, थोड़ा जो सतर है इसका, मुझे लगता है ऐसा कि वो थोड़ा डाउन हुआ है। आज पंजाब को ज़रूरत है एक संजीदगी की, एक सेंसिबल अप्रोच की, क्योंकि पंजाब देश की सबसे खुशहाल स्टेट रही है। आज भी पोटेंशियल इसका उतना ही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज पंजाब कई सारे संकटों में गुजर रहा है। तो आज एक बहुत संजीदा अप्रोच की ज़रूरत है पंजाब के लिए। जी, लेकिन अभी हम जिस तरह से पंजाब की स्थिति देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर ऐसा है कि कहा यह जा रहा है कि पंजाब की जो राजनीति है वो इस वक्त बहुत डाउनफॉल में जा रही है। जो वक्त इस वक्त है पंजाब की राजनीति का, वो कुछ सही नहीं चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ डाउनफॉल राजनीति का नहीं जाता, डाउनफॉल पार्टीज़ का जाता है, जहाँ लीडर्स का जाता है। राजनीति तो हमेशा चलती रहती है, लेकिन आज पंजाब को संभालने की ज़रूरत है। आज पंजाब की इकोनॉमिक कंडीशन जो है, आप देखेंगे कि बहुत सारा डेट है स्टेट के ऊपर, और पंजाब में इन्वेस्टमेंट एक मुद्दा है। हम देखें तो हमारे साथ हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है हमारे साथ, और जो वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुई है भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनने के बाद, उत्तर प्रदेश में 40 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स आई हैं। जितनी देर ये इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती पंजाब में, हमारी इनकम में बढ़ोतरी नहीं होती, हम खर्चे कम नहीं करते, नई जॉब एम्प्लॉयमेंट हम शुरू नहीं करते, और हमारे किसानों के बहुत सारे मसले हैं उसको हम हल नहीं करते, उतनी देर तक मुझे लगता है कि पंजाब के लिए ये चैलेंजिंग टाइम है। उससे निकलने के लिए एक फ्रेश आइडियाज़ की ज़रूरत है, और एक विज़न चाहिए पंजाब को जिसको संकट से निकाल पाए। जी, तो संधू साहब, ये जो पंजाब में उद्योग और निवेश की जो ये रफ्तार है, जो ये धीमी पड़ रही है, इसके पीछे का कारण क्या है? क्या केंद्र के साथ समन्वय ठीक से नहीं बैठ पा रहा है, कोऑर्डिनेशन की कमी है, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, कोई भी स्टेट जो है किसी विज़न के साथ ही ड्राइव हो तो उसकी ग्रोथ ठीक होती है। मुझे लगता है कि हमारी स्टेट में एक नए विज़न की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस के बिना कहीं भी आपके पास इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती हैं। जितनी देर स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, जितनी देर स्टेट में कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है, उतनी देर तक इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती हैं। तो पंजाब बहुत सारे आंदोलनों में से गुजरा है। आपने देखा होगा कि कई साल हो गए हैं कि पंजाब लगातार किसी न किसी आंदोलन में से गुजरा है। तो ऐसी सिचुएशन में जो इन्वेस्टर्स हैं वो अवॉइड करते हैं किसी भी स्टेट में, सिर्फ पंजाब की बात नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाने की ज़रूरत है।
बिल्कुल। और अभी हमने हाल ही में देखा, कल की ही बात है, जहां पर आपने संसद के बजट सेशन के दौरान आपने बॉर्डर एरिया में रेलवे कनेक्टिविटी का मुद्दा आपने उठाया, ये प्रश्न भी उठाया। तो हम चाहेंगे एक बार आप फिर से हमारे इस मंच के जरिए वो सवाल भी बताएं और उस पर रेल मंत्री का क्या जवाब आया वो भी मैं चाहूंगी कि आप हमें बताएं। देखिए, पंजाब हमारी केंद्रीय सरकार, खास करके नरेंद्र मोदी जी की प्रायोरिटी पे हमेशा रहा है। और इस साल भी हमारा जो रेलवे का बजट है 5,000 करोड़ से ज़्यादा जो पंजाब के लिए रखा गया है, और हाईएस्ट है पूरे देश में। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स जो हैं पंजाब में की जा रही हैं इंडियन रेलवे की ओर से। अगर हम हाईवेज़ की बात करें तो उसमें भी हमारी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं कंपैरेटिवली जो हमारी स्टेट का साइज़ है वो हाईएस्ट हैं। और जहाँ पे केंद्र की सपोर्ट की ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, मुझे लगता है कि हमारा जो पंजाब है टॉप प्रायोरिटी पे है, आज भी है। लेकिन हमारे जो बॉर्डर एरिया की आपने बात की है, तो मैंने क्वेश्चन किया था कि हमारे बॉर्डर एरिया पे जो फार्मर्स हैं उनके चैलेंज वैसे ही बहुत रहते हैं स्वाभाविक तौर पे, ताकि बॉर्डर पे बहुत सारी सिक्योरिटी रीजन के वजह से वो अपने खेतों को अच्छे तरीके से बिजाई नहीं टाइमली होती, कटाई नहीं हो सकती, बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं। और उसके अलावा हमारी जो वहाँ पे फोर्सेस हैं उनकी मोबिलिटी के लिए भी मैंने प्रपोज़ किया था कि क्या हम बॉर्डर एरिया एक्सप्रेस चला सकते हैं, या हम बॉर्डर की कनेक्टिविटी है जो बाकी देश के साथ ट्रेन के माध्यम से, और इसके साथ हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि हम लैंडलॉक स्टेट है पंजाब हर जगह से चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो हमें जब बाई रोड या बाई ट्रेन या बाई एयर हमारी कनेक्टिविटी चाहिए हमें अपनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो मेरा यही कंसर्न था कि पंजाब में लिफ्टिंग का इशू ना हो, पंजाब में जो हमारी जो फसलें हैं खास करके बॉर्डर एरिया की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो मिनिस्टर साहब ने बताया कि हमारे बॉर्डर एरिया में खास करके हमारे सतलुज और फिरोजपुर, सतलुज के दोनों तरफ, एक तरफ डिस्ट्रिक्ट अमृतसर है, एक तरफ फिरोजपुर है, तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए पहले ब्रिज नहीं था। तो अब ट्रेन लिंक जो है, रेल लिंक है, वो वहाँ पे शुरू किया जा रहा है, पट्टी और फिरोजपुर को शायद जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल। संधू साहब, चूंकि पंजाब कृषि प्रधान प्रदेश रहा है, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि वहां का किसान अभी भी आर्थिक दबाव में है? चूंकि आय दोगुनी करने की बातें हो रही हैं, किसानों की बेहतरी की बातें हो रही हैं, उनके एक बेहतर भविष्य की बात हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि ये चीजें वाकई पंजाब में हो रही है, सरकार ये चीजें कर पा रही है, या इन तमाम समस्याओं का हल राजनीति से नहीं बल्कि एक बेहतर नीति से है? नहीं, स्वाभाविक तौर से वो नीति से होगा हल, तो बिना प्लान के कुछ नहीं हो सकता। राजनीति अपनी जगह है, राजनीति के पास अगर नीति नहीं है तो वो क्या राजनीति है। पंजाब की जो एग्रीकल्चर है ना, वो सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुकी है। हमारी जो एग्रीकल्चर जो कवरेज है लैंड की, वो मोर देन 80% है खेती होने ज़मीन में। 80% से ज़्यादा ज़मीन पे खेती ऑलरेडी हो रही है, इससे ज़्यादा खेती हो नहीं सकती। बाकी हमारे रहने के लिए, हमारे फॉरेस्ट के लिए बहुत कम जगह बची है। हमारी जो प्रोडक्शन है उससे ऊपर जा नहीं सकती है वो। तो अब हमारे पास रास्ता क्या बचा? खेती की कॉस्ट बढ़ रही है, अब हमारे पास रास्ता बचता है हमें वैल्यू एडिशन का, फूड प्रोसेसिंग का। मैंने एक और पॉइंट रेज किया था वहाँ पे पार्लियामेंट में कि हमारा पंजाब का कोऑपरेटिव बहुत सक्सेसफुल रहा है। किसी टाइम पे पंजाब कोऑपरेटिव था, वो गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, ये 3 स्टेट का कोऑपरेटिव अपने आप में बड़ा मिसाली रहा है। आज भी पंजाब के कोऑपरेटिव बहुत अच्छा कर रहे हैं। पंजाब का मिल्क फेड अच्छा कर रहा है, मार्क फेड अच्छा कर रहा है, एग्रो पंजाब का जो है वो बहुत अच्छा कर रहा है, फूड प्रोसेसिंग में अच्छा कर रहा है। लेकिन जो एक पॉलिटिकल निज़ाम है ना, जो राजनीतिक सिस्टम है यहाँ का, उसने कोऑपरेटिव को बहुत डैमेज किया है। मतलब मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जितनी है उसमें से हमारा एनपीए जो है, बहुत बड़ा नंबर हमारा जो एनपीए हो गया, करप्शन भी है कोऑपरेटिव में। तो अब पंजाब को अगर हमें निकालना है किसानों को इस मुश्किल से, तो मुझे सबसे बड़ा एक सहारा जो कोऑपरेटिव नज़र आ रहा है कि हमारा 3.5 लाख मेंबर्स हैं हमारे पंजाब कोऑपरेटिव के। तो हमारे बैंक्स भी बहुत अच्छे हैं, इसके अच्छा उन्होंने किसानों को किया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो सप्लाई चेन है खेती के लिए, अगर पंजाब कोऑपरेटिव ना हो तो शायद हम ना संभाल पाएँ कि जितनी हमारी फर्टिलाइज़र आती है, जितनी किसानों के लिए हर सुविधा जो है, आज अगर खेती पंजाब की चल रही है तो वो कोऑपरेटिव की वजह से चल रही है। लेकिन इसमें स्कोप बहुत है। तो मैंने ये पॉइंट रेज किया था कि एक तो पंजाब के कोऑपरेटिव को रिफॉर्म किया जाए,
इसकी डिजिटलाइजेशन का बहुत साल हो गए शुरू किया काम है, गवर्नमेंट ने 40-50 करोड़ रुपया दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, लेकिन डिजिटलाइजेशन का काम पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि वो जो लोग शायद उसमें बैठे हैं वो कुछ नहीं चाहते होंगे। अगर डिजिटलाइज होगा तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, करप्शन ख़त्म होगी। वो चीज़ें अगर पंजाब को ठीक करना तो हमें इसका जो बेस लाइन है और जिसमें कोऑपरेटिव फूड प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन जो है, और दूसरा है हमारा डाइवर्सिफिकेशन, जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का इशू है जुड़ा इससे ही है। वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इसलिए नहीं हो रही कि उनकी जो मार्केटिंग है उसके लिए किसान को कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम अगर कुछ करेंगे, कुछ और फसल बीजेंगे तो उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे। फार्मर तैयार है, किसान रेडी है। आज हमारा जो हॉर्टिकल्चर है, मैंने एक हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की भी मांग की है पार्लियामेंट में, तो मैंने डिमांड की थी कि पंजाब में एक पीजीआई, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, मोदी जी जब 14 में बने, इन्होंने 15-16 में एक पंजाब को अनाउंस किया था अरुण जेटली जी के माध्यम से, लेकिन आज तक उसकी लैंड नहीं डिसाइड कर पाया पंजाब कि वो कहाँ लगेगा। कहीं लैंड ले ली, कहीं नहीं। वो पैसा सैंक्शनड है, लेकिन 10 साल हो गए उसको। अब 10 साल बाद वो इंस्टीट्यूट रेलेवेंट ही नहीं रहा। तो मैंने अब डिमांड की है कि उस इंस्टीट्यूट को एक पीजीआई, क्योंकि पीजीआई तो एक पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट जो रिसर्च करेगा, हायर लेवल की स्टडी होगी, लेकिन अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं फूड प्रोसेसिंग की। हमें नई स्किल्स चाहिए, हमें एग्री बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। तो मैंने प्रपोज किया है कि सेंट्रल हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी पंजाब को देनी चाहिए। आज हम 7% फूड प्रोसेसिंग पे, हम हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं 7% पे कर रहे हैं, और 7% के साथ हम 25,000 करोड़ रुपया जो है वो जनरेट कर पा रहे हैं। तो अगर हम 7% को बढ़ाएंगे तो हमारा जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का काम है इसी से ही होगा। तो ये कुछ प्रपोजल मैंने वहाँ मूव किए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पंजाब में अगर एक अच्छे विज़न के साथ, सही रोड मैप के साथ काम किया जाए, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो, पंजाब में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आने के लिए तैयार हैं, लोग आएंगे, उनको कॉन्फिडेंस चाहिए। और एक सबसे बड़ा मुद्दा जो पंजाब का है, मैं ज़रूर आपके माध्यम से, क्योंकि आपका चैनल बहुत देखा जा रहा है, पंजाब की जो होंद है ना, पंजाब की जो अपनी आइडेंटिटी है, वो इसके पानी है। पंजाब का पानी जो है, बस उसका नाम ही पांच नदियों पे 5 आब, तो चलो 5 नदियां तो नहीं रही, लेकिन पानी तो हमारी एक अपनी आइडेंटिटी का सवाल भी है, सर्वाइवल का सवाल भी है। लेकिन जिस तरीके से पंजाब के पानियों की बात पॉलिटिकली होती है, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो ओरिजिनल इशू है हमारा वाटर का, पानी का, वो है कि हमारा सबसे पहले तो जो ग्राउंड वाटर है हमने इतना निकाल लिया कि अब हमारे पास पीने के लिए भी पानी बहुत साल नहीं बचा है। हमारे पास जो अभी जो बता रहा है डेटा कि आने वाले सालों में हमें पीने के लिए पानी की भी मुश्किल आएगी। मैं ग्राउंड वाटर की बात कर रहा हूँ। दूसरा, हमारा ग्राउंड वाटर जो पंजाब का, इसमें हाईएस्ट यूरेनियम जो है वो अभी पाया गया है, लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है। तो अब ऐसी सिचुएशन में एक तो कि ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग, एक तरफ तो हम डूब रहे हैं, दूसरी हमारी समस्या है कि पंजाब में फ्लड आते हैं, हर साल फ्लड आते हैं। जहाँ 2 साल रुक के आएंगे तो बहुत ज़्यादा आएंगे। जब फ्लड आएंगे, आपको सवाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जब फ्लड ज़्यादा आएंगे, बार बार आएंगे, उस टाइम पे हम चिल्लाएंगे भी, चीखेंगे भी, मांगेंगे भी, शोर में जाएंगे, लेकिन फ्लड चले गए तो हम बैठ गए। लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं सोचा बैठ के कि फ्लड आने के जो कारण उसको ठीक किया जाए। अब तो हमारे पास समय है। तो मैं अब आने वाले वीक में मैं ये मुद्दा पार्लियामेंट में उठाने की कोशिश करूंगा कि हमें एक मास्टर प्लान बनाना है। मास्टर प्लान बनाना है हरियाणा का, हिमाचल का, पंजाब का, हरियाणा का, फ्लड्स को लेके। मैं एक और नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बहुत स्पेसिफिक एजेंडा पे बात कर रहा हूँ कि हमारा जो फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम है ना, वो इंटीग्रेटेड चाहिए। बहुत सारे ब्लेम लगते हैं कि इसने नहीं ठीक किया, उसने नहीं किया। और दूसरी जो हमारी नदियाँ हैं ना, नदियों के साथ हमने बहुत ज्यादती की। मैंने एक प्राइवेट बिल मूव किया है, कार्तिक जी जानते हैं, नदियों को ह्यूमन राइट्स जैसे राइट्स देने का बिल मैंने मूव किया है कि इनको भी हक होना चाहिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। इंसान तो बोल भी सकता है, लेकिन नदी तो बोल भी नहीं सकती है, तो उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा। तो मेरा कंसर्न है कि एक तो ग्राउंड वाटर, एक हमारे फ्लड मैनेजमेंट, और थर्ड इज आर पोल्यूटेड वाटर। हमारे पंजाब के पानियों में इतना जहर घुल गया है कि हम इसको जीने के लिए पीना पड़ेगा, पिएंगे तो हम मरेंगे।
इतनी भयंकर बीमारियां, इतना कैंसर आने वाले दिनों में जो अब जनरेशन पैदा हो रही है, मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आज जो जनरेशन पैदा हो रही है वो बीमारियों का सौगात लेके पैदा हो रही है। अगर हमने पंजाब के पानी को नहीं बचाया, आप किसी भी नदी में चले जाओ, ब्यास में चले जाओ, सतलुज में चले जाओ, रावी तो चलो बहुत थोड़ा पानी हमारे पास आ रहा है, आप देखने से पता चल रहा है कि इस पानी में जहर जा रही है। हमारे पास जहाँ कार्तिकेय जी बैठते हैं, हम पास पास ही हैं, तो हमारे पास राजस्थान के मेंबर पार्लियामेंट बैठते हैं, तो वो इस बार मेरे पास उठ के आए कार्तिकेय जी, मुझे कहते हैं कि यार हमारा कुछ करो। मैं कहा जी आप आइए हमारे पास, हम तो पहले, मैं तो जब से गया हूँ 2 साल हुए, मैं तो हर बार पानी की बात करता हूँ कि वहाँ पे हमारे पानी में सिर्फ लुधियाना का ही पानी इतना है कि वो पंजाब पूरे को और पूरे राजस्थान को खत्म कर सकता है। जो पोल्यूटेड वाटर, केमिकल जा रहे हैं उसमें, जहरें जा रही हैं और सीधे जा रही हैं, आज भी जा रही हैं। इसमें हमारा जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने भी बहुत इंस्ट्रक्शन सख्त दी हैं, कोर्ट्स ने भी दिए हैं, लेकिन ये देखो ये भी एक, मैं कहता हूं कि सितम ज़रीफ़ी है कि मतलब सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा। लेकिन कई बार सर इस चीज को लेकर ये भी कहा जाता है ना पंजाब की तरफ से कि हमें केंद्र की तरफ से मदद नहीं मिल रही है, हमें उतना बजट केंद्र की तरफ से नहीं मिल रहा है, वो कोऑपरेशन हमें नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से हम चीज़ों को ग्राउंड लेवल पर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले तो पोल्यूशन कौन कर रहा है? केंद्र कर रहा है। फैक्ट्री किसकी चल रही है? मैं सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबल बनाता हूँ समाज को। जितनी देर हमारा समाज नहीं सुधरेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट भी तो हमारे भाई हैं, अब मैं बोल रहा हूँ मुझे गालियाँ निकाल रहे होंगे तो मुझ पर भी देखेंगे भाई ये इसको क्या हो गया। सवाल ये है कि आज पंजाबी समाज को ये बात का एहसास करना होगा कि गुरु नानक साहब ने हमें क्या बोला था। उन्होंने हमें कहा था पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। हर रोज सुबह उठ के गुरु साहब को हम माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, उनके सामने अरदास करते हैं, लेकिन उनकी बात तो मानते नहीं है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि ये समाज को सबसे पहले आगे आना चाहिए कि हम अपने लेवल पे, अगर आज सूरत स्वच्छता में नंबर 1 है, या हमारे पास इंदौर का एग्जाम्पल है, वो केंद्र सरकार ने थोड़ी किया है, वो तो लोगों ने किया है, लोकल बॉडीज ने किया है। मतलब ये तो बात कहनी बड़ी आसान है कि हमें हेल्प नहीं मिलती, और मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि केंद्र सरकार और खास करके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पंजाब के लिए तो दिल खोल के बैठे हैं। बिल्कुल। संधू साहब, एक अंतिम सवाल मैं यहाँ पर आपसे लेना चाहूँगी। पंजाब और हिमाचल के संदर्भ में अगर हम राजनीति से ऊपर उठ कर देखें तो आने वाले 10 वर्षों में आपको क्या लग रहा है कि विकास को लेकर क्या विजन पंजाब और हिमाचल को लेकर है? देखो, एक तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी स्टेट जो है आइसोलेशन में ग्रो नहीं कर सकती जी। इवन आजकल तो दुनिया ही एक विलेज बन गई है, कोई भी देश अकेले में ग्रो नहीं। आप देखेंगे कि हमारा FTA साइन हुआ यूएस के साथ, हो तो हम आइसोलेशन में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम थोड़ा सा, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि अगर मैं राजनीति से उठ के, और राजनीति क्या है कि जो रीजनल पॉलिटिक्स है, ये बड़ा डिबेटेबल मुद्दा है कि रीजनल पॉलिटिक्स के बिना कहीं होगा काम नहीं चलता है। रीजनल पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो उनको लगता है कि हमारा तो वोट बन गया, लेकिन रीजनल पॉलिटिक्स तो नरेंद्र मोदी जी ने भी की थी। जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी सेंटर में तो सबसे ज़्यादा फंड जो थे मोदी जी ले जाते थे, वो अपनी काबिलियत से ले जाते थे, अपने प्रपोजल से ले जाते थे। और गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे तो गुजरात को केंद्र से सपोर्ट मिलता रहा। वो रीजनल पॉलिटिक्स है। रीजनल पॉलिटिक्स चंद्रबाबू नायडू ने भी की है, मतलब कितना कुछ अपने स्टेट के लिए लेके, वो रीजनल पॉलिटिक्स है। रीजनल पॉलिटिक्स लड़ाई के साथ कि ये दिल्ली दरबार है, हम ऐसा वो नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल जियोग्राफिकली देखेंगे तो हमारा एक ही करैक्टर है, हमारी सभ्यता, हमारा कल्चर, हमारा आपस में जो भी तालमेल है उसमें फ़र्क नहीं है। तो अगर हम मिलके कुछ चीज़ें तो हमें इकट्ठे होकर करनी ही पड़ेंगी। बिल्कुल संधू साहब, चूंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इकट्ठे होकर करनी पड़ेंगी और राजनीति से ऊपर उठ के भी करनी पड़ेगी। जैसा आपने कहा कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो राजनीति से नहीं, नीति से, जिनका हम समाधान कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया संधू साहब आपका हमारे साथ, आप इस मंच पर आए और तमाम सवालों के आपने जवाब दिया। बड़ी बेबाकी के साथ आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत तालियां हो जाए सतनाम सिंह संधू